हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो को लेकर। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ एसके झा सर का सेट नंबर 4 का सॉल्यूशन। और बहुत ही बेस्ट तरीका से आपको सॉल्यूशन यहाँ से दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाता है वो सबसे पहले आपको तक पहुँचे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय को बिना गवाए हुए, और स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 4 एसके झा सर का ग्रुप डी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और लिखा हुआ है कि राधा की आयु, सवाल पूरा पढ़ देते हैं। लिखा हुआ है कि राधा की आयु मेरी से 6 साल कम है तथा इनकी आयु का अनुपात 5:7 है, तो राधा की आयु कितनी है। हालांकि मैं तो हर सवाल में ऑप्शन का भी जिक्र करता हूँ, ऑप्शन आपका सामने यहाँ पर रख देता हूँ। पूछा राधा की आयु निकालें, 21 साल ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आपके सामने। 15 साल आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 10 साल, और डी में दिया हुआ कितना 6 साल। सवाल में बोला है कि राधा की आयु मेरी से 6 साल कम है। राधा का जो आयु है मेरी की आयु से कितना कम है, 6 साल। दोनों का आयु में डिफरेंस 6 साल का है, और दोनों को आयु का अनुपात, इनकी आयु का जो अनुपात है ये 5 कितना है, 7। इस चीज़ को समझिएगा। हालांकि सवाल बहुत आसान है, आप 2 से 4 सेकंड के अंदर बना सकते थे। बोला है कि राधा का जो आयु है ये 5 है, और मेरी जो आयु है कितना 7 है, और दोनों का आयु में जो डिफरेंस है ये 6 साल दिया हुआ है, 6 साल दिया हुआ है। तो आप जरा गौर करिए कि राधा और मेरी आयु का जो डिफरेंस ये 6 साल है, और यहाँ से रेशियो के वैल्यू से डिफरेंस कितना आएगा, तो 2 साल आएगा। मतलब ये हुआ कि 2 यूनिट का जो मान है 6 है। मैं हर बार बताता हूँ कि रियल डाटा को आप रेशियो को डाटा या फ्रैक्शन के डाटा या परसेंटेज के डाटा से कंपेयर कीजिए। तो सवाल में दिया हो कि राधा और मीरा का आयु का जो अंतर कितना 6 साल है, और यहाँ पर दोनों का आयु में अंतर कितना 2 साल, क्योंकि ये 7 है ये 5 है। तो ये 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3। और आपसे पूछा है कि राधा का आयु निकालिए, तो राधा का आयु निकालना है, तो 1 यूनिट का मान 3 आ गया। तो राधा कितना यूनिट का है, 5 का। तो 1 का मान अगर 3 आया तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 15। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 15 होगा। एक तो तरीका ऐसे आप सवाल को बना सकते हैं। हालांकि देखते के साथ ही आप में बहुत ही आप मेंटली सोल्व कर सकते थे कि दोनों का आयु का अंतर कितना 6 साल। यहाँ पर अंतर दिया हुआ 2, तो 2 यूनिट का मान 6 हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3। राधा का लाना है 5 यूनिट का मान, तो 1 का मान 3 है, तो 5 का मान कितना होगा, 15। तो मेंटली भी आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हैं। अगर इसमें ऑप्शन पे एक नज़र दौड़ाएं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या हो सकता है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में इस चीज़ को आप समझिएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर सवाल को ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से बनाया जा सकता है, लेकिन प्रयास एक बार जरूर किया जा सकता है, ताकि आपको ये भी पता चले कि ऑप्शन से भी हम सवाल को कैसे छांटते हैं। हालांकि देखिए, बोला कि राधा का आयु आप निकालिए, तो राधा का आयु निकालिए, तो राधा कितना यूनिट का है, 5 यूनिट का। मतलब आंसर वही होगा जो 5 का क्या होगा, मल्टीपल। आप सोचिए कि अगर राधा का आयु निकालना है, तो किस राधा का आयु निकालने के लिए हर हाल में 5 से गुना करके आंसर आया होगा, क्योंकि जिसका आयु निकालना है उससे क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो राधा का आयु 5 यूनिट है, तो कहीं ना कहीं राधा जो भी होगा वो 5 का क्या होगा, मल्टीपल करके आया होगा। मतलब आंसर वही होगा जो 5 से कटने वाला होगा। आप देखिए 5 से दूर दूर तक नहीं कटता है, आपको ऑप्शन नंबर डी भी आपको दूर दूर तक 5 से नहीं कटने वाला। तो 2 गो ऑप्शन तो ऐसा ही छाट सकते हैं, और 2 गो ऑप्शन आप हेड टेल करके मार सकते हैं या जय माता दी करके मार सकते हैं। लेकिन मेरे प्यार में से अगर दो ऑप्शन डायरेक्ट छाट दिए तो 2 ऑप्शन बचा। अगर गलती से ये 10 के जगह मान लेते हैं कि 10 के जगह 11 दे दिया जाता, तो ये भी सवाल नहीं होता, ये भी आंसर नहीं होता। तो इस स्थिति में एक ही आपको ऑप्शन पॉसिबल है, कितना होता, 15। तो इस तरह से सवाल को एलिमिनेट किया जा सकता है। हालांकि अगर यहाँ पर आप नहीं कर सकते, क्योंकि 2 ऑप्शन आपको क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। तो चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये हर सवाल को एक ही रवैया से नहीं बनाया जा सकता है, उसको डाटा के अनुसार अप्रोच को लगाते हैं। किस प्रकार से डाटा दिया हुआ हर अप्रोच के हम लोग उसी के अनुसार लगाते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर था 46। आइए 47 पे चलते हैं। 47 नंबर जो सवाल है आपके सामने लिखा हुआ है 853 प्लस 157 का होल स्क्वायर प्लस 853 माइनस 157 का होल स्क्वायर, और बट्टे में लिखा हुआ है 853 गुने 853 प्लस 157 गुने 157। इसका वैल्यू लेकर आना। हालांकि आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है जो आप देख ही सकते हैं, ऑप्शन में लिखा हुआ 0 1 2 4 1 2 4। चलिए आप इस सवाल को बनाने के लिए आप क्या करें, अगर आप इसको होल स्क्वायर करिएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो अगर आप इसको अलग अलग खोलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, एक बार a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो सवाल बनना लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा सवाल। इसीलिए इस सवाल को बनाने के लिए आपको, हालांकि देखते के साथ इस सवाल को उत्तर लगाया जा सकता है, आपका आंसर कितना होगा 2 होगा, लेकिन कैसे होगा ये आपको समझना है। आप में भी इतना एक्सपीरियंस धीरे धीरे आ जाएगा कि कैसे चीज़ों को किया जाता है। आप इस चीज़ को गौर करिए और एक छोटा सा फॉर्मूला आप ध्यान दीजिए मेरे साथ कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इस पे डाटा को सेट किया जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला आप लगाइएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस चीज़ को अगर आप नहीं जानते हैं तो आप लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट यूजफुल ये फॉर्मूला है, हर जगह ये काम देने वाला है। तो आप इस चीज़ को घूर घूर कर देखिए बाबू कि क्या ये डाटा देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर 853 को आप a मानिएगा तो ये a हो जाएगा और b होगा। यही सेम चीज़ यहाँ लिखा होती है, ये भी a हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा। तो क्या ये पूरा जो डाटा है इस पे सेट किया गया है कि नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या लगाइएगा, फॉर्मूला में लिखा हुआ 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। सीधा एक लाइन में लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर कहने का मतलब 853 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब 157 का होल स्क्वायर, बस खत्म। और नीचे में आप देख पा रहे हैं तो 853 गुने 853 है, तो इसको लिख सकते हैं 853 का होल स्क्वायर। ये 157 गुने 157 है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं 157 का होल स्क्वायर। और अब बताइए ये दोनों चीज़ क्या होगा, सेम होगा, कट जाएगा, और इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना होगा 2 होगा, बस खत्म। इतना सा आपको काम करना था। लेकिन ये आप कब करते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आपको ये फॉर्मूला क्या होता पता होता, तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं था, ये सब आपको कोई ज़रूरत नहीं था, सब ये सब क्या था बेहियात था। आप एक लाइन में सवाल को आंसर ला सकते थे कि लिखते 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाता और सीधा आप मारते 2 सेकेंड के अंदर कि इस सवाल का जो उत्तर होगा 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन नंबर 47 था। 48 देखिए, 48 नंबर 48 कहता है 99 के 1/3 से 99 का 1/3 से 52 का 3/4 कितना अधिक है। 52 का 3/4, ये सभी कोई सवाल है, बताइए, कुछ जान ही नहीं है। 99 का 1/3 से 99 का 1/3 कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, और 52 का 3/4 से तो 52 का 3/4 कितना आ जाएगा 13 या 39 आ जाएगा। तो ये बोल रहा है 99 के 1/3 से 52 का 3/4 कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है। तो बताइए 33 से 39 कितना ज़्यादा है 6, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना होगा 6। आपका ऑप्शन नंबर बी खत्म। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपको वर्गमूल निकालने के लिए दिया है और बहुत ही आसान है। लिखा हुआ है
49। जीरो पॉइंट 0000 और लिखा हुआ 4761। 4761 इसका वर्गमूल क्या होगा? हालांकि आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है, आइए ऑप्शन को भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। 0.069, ऑप्शन नंबर बी 0.0609, सी हो जाएगा 0.00069 एंड ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपके सामने 0.0069। आप इस सवाल को कैसे करेगा, पहले आप समझिए कि अगर आपको वर्गमूल निकालने के लिए दे दिया जाए और अंदर डेसिमल है, तो अगर रूट के अंदर डेसिमल रहेगा 2 अंक के बाद, तो जो आंसर होगा आंसर उसमें 1 अंक के बाद डेसिमल लगेगा। इस चीज़ को आप समझिए, रूट के अंदर अगर 2 अंक के बाद डेसिमल होगा तो आंसर में 1 अंक के बाद डेसिमल होगा। रूट के अंदर अगर 4 अंक के बाद डेसिमल होगा तो आंसर में जस्ट इसका आधा अंक के बाद डेसिमल होगा, मतलब आंसर में 2 अंक के बाद डेसिमल होगा। यानी कोई भी नंबर का हमें वर्गमूल निकालना है और रूट के अंदर अगर 2 अंक के बाद डेसिमल है तो आंसर में उसका आधा करेंगे तो 1 अंक के बाद डेसिमल। अगर रूट के अंदर 6 अंक के बाद डेसिमल है तो जो आंसर आएगा उसमें 3 अंक के बाद डेसिमल आएगा। तो आप इस चीज़ को गौर करिए कि रूट के अंदर टोटल कितना अंक के बाद डेसिमल है, तो आप देख पा रहे हैं कि 8 अंक के बाद डेसिमल है। तो जब 8 अंक के बाद डेसिमल है तो जो आंसर आएगा उसमें कितना अंक के बाद डेसिमल आएगा, 4 अंक के बाद डेसिमल आएगा। आप इस चीज़ को गौर करिए कि यहाँ पर देखिए कि इसमें 3 अंक के बाद डेसिमल, ऑप्शन खत्म हो गया। यहाँ पर देखिए तो 5 अंक के बाद डेसिमल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखिए तो 4 अंक के बाद डेसिमल है और यहाँ पर देखिए तो 4 अंक के बाद डेसिमल है। लेकिन अगर ये 4 अंक के बाद डेसिमल है तो क्या आप इस चीज़ को गौर कर सकते हैं 4761 का जो स्क्वायर रूट है कभी भी 609 हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, गलत। तो एक ही आपको ऑप्शन पॉसिबल होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप तरीका से भी निकालना चाहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इधर तो 0 है तो इसका तो कोई यूज होगा नहीं। 4761 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होता है, 69 होता है। और आप देखिए कि 8 अंक के बाद डेसिमल है तो जो आंसर होगा उसमें 4 अंक के बाद डेसिमल होगा। 2 अंक तो आ गया, 2 अंक और लाने के लिए 0 बैठा दे कि आपका जो आंसर होगा 0.0069, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में। हालांकि इस सवाल को मात्र 3 से 4 सेकंड में बनाया जा सकता था। देखते के साथ आप करते हैं कि 4 अंक के बाद डेसिमल होगा आंसर में, ये भी खत्म, ये 609 का भी हो ही नहीं सकता, ये 5 अंक के बाद डेसिमल, एक ही आपका ऑप्शन पॉसिबल होता। तो ये सबसे बेस्ट तरीका सवाल को कैसे उधेड़ना चाहिए, ये सब तरीका को आप सीखिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कैसे इसको वर्गमूल निकाला जा सकता है ये भी मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा कि कैसे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को कैसे हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। हालांकि क्यूब रूट वाला मैं बता चुका हूं, आप वहां से अगर जरूरत है क्यूब रूट का तो देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, क्योंकि इसको ऑप्शन से ही मैं बनाने वाला हूं, डिटेल भी बता दूंगा। 7 बटा कितना है, ऑप्शन आपको जो लिखा हुआ पहला 7 बटा 18, दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास वो 5 बटा कितना है 12, और तीसरा ऑप्शन जो है आपके पास 7 बटा कितना 16, और चौथा ऑप्शन आपके पास 5 बटे 11। स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से पढ़िए और सवाल को बनाइए। सवाल में ये बोला है बाबू कि अगर किसी भिन्न के हर में यानी डिनोमिनेटर में 3 जोड़ा जाए तो वह 1/3 हो जाता है। अगर भिन्न के हर में ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, तो बोला गया कि अगर अंश में 3 जोड़ देते हैं, तो अगर अंश में 3 जोड़ देते, तो आप बताइए अगर अंश में 3 जोड़ेंगे तो ऊपर 7 होगा, नीचे कितना होगा, कैसे होगा? इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1/3। तो ये तो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आपको सवाल में बोला है कि अगर अंश में 3 जोड़ दीजिएगा तो जो नया भिन्न बनता है वो 1/3 बनता है। तो 18 में 3 जोड़ेंगे तो कैसे होगा, तो 7 या कैसे, यानी कि ये सेटिस्फाइड हो रहा है। आगे बढ़ते हैं कि आप बताइए अंश में 3 जोड़िएगा तो 12 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो गया, 5/15 होगा,
अब 5/15 से भी यहाँ पर 1/3 आ रहा है, तो ये भी आपको ऑप्शन सेटिस्फाइड होता है। पहला ऑप्शन भी हो सकता है, दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अंश में 3 जोड़ेंगे तो 16 3 कितना होगा 19, और 7/19 का भी 1/3 आना पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए 5/11 है, अगर अंश में आप 3 जोड़िएगा तो 5 कितना होगा 14, और 5/14 जो कभी 1/3 पॉसिबल नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो आप छाट दिए। और ये करने में इतना देर नहीं लगेगा। मेन बात है, अगर हम आपको समझा रहे हैं तो चीज़ों को समझने में वक्त इतना दीजिए ताकि बनाने में वक्त ही नहीं लगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक स्टेटमेंट और दो, क्योंकि यहाँ से तो 2 ही ऑप्शन छाट पाए। अगला स्टेटमेंट देखिए, अगला स्टेटमेंट ये बोला है कि अगर अंश में 1 जोड़ते हैं तो जो नया भिन्न है वो 1/2 हो जाता है। अंश में 1 जोड़ते हैं तो नया भिन्न कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है, 1/2। तो अंश में 1 जोड़िए, क्या सर अंश में आप 1 जोड़ते हैं, यहाँ पर अंश में 1 तो ऊपर 8 हो जाएगा, नीचे 18। क्या ये कभी 1/2 आने का कोई चांस बनता है, नहीं। ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत। तो बताइए 3 ऑप्शन को छाट दिए तो एक ही आपका ऑप्शन पॉसिबल है, आपका ऑप्शन नंबर कितना, बी। देख भी सकते हैं, अंश में 1 जोड़िए तो ऊपर 6 होगा और नीचे कितना हो जाएगा 12, काटा पीटी मचाएगा तो ये 1/2 आएगा। तो ये दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, सेटिस्फाइड है, जो हर कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अगर मान लेते हैं कि आप इस लेवल से नहीं बनाना चाहते हैं, चीज़ों को आप डायरेक्टली नहीं बनाना चाहते हैं, आप इसको क्या ट्रेडिशनल मेथड से बेसिक से बनाना चाहते हैं, तो चलिए मैं आपको उसको ही बता देता हूँ कि कैसे आप बेसिक से बना सकते हैं। देखिए, आपको पहले भिन्न मानना पड़ेगा, भिन्न मान लीजिए आप कितना, भिन्न मान लीजिए आप x/22, ये आपके पास भिन्न है। ऊपर वाला को क्या बोलेंगे हम लोग, अंश, और नीचे वाला को क्या बोलेंगे, हर। ये आप लोग को भी पता। अब जैसे जैसे स्टेटमेंट आपको बोला है उस प्रकार से करते जाइए। कहा कि अगर भिन्न के हर में 3 जोड़ दिया जाए तो नया जो भिन्न है वो कितना बन जाता है, 1/3 बन जाता है। ये पहला स्टेटमेंट है कि अगर भिन्न के हर में 3 जोड़ दिया जाए, हर में 3 जोड़ेंगे तो 22+3 जोड़ने के बाद जो नया भिन्न आता है वो 1/3 हो जाता है। तो यहाँ से इक्वेशन आपको क्या आ जाएगा, आप देख लीजिए। यहाँ से अगर आप इक्वेशन करिएगा तो ये आ जाएगा 3x माइनस, इधर करेगा तो y+3, y को इधर लेकर आइएगा तो 3x माइनस y बराबर 3। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अगला स्टेप में बोला कि अगर भिन्न के हर में, अंश में, भिन्न के अंश में अगर 1 जोड़ दिया जाए, अंश में 1 जोड़ने के लिए बोला, 1 जोड़ दिया जाए तो नया जो भिन्न है कितना बनता है, 1/2 बनता है। तो यहाँ से आप इक्वेशन लेकर आ जाइए बाबू। तो यहाँ से इक्वेशन आप लेकर आइएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना होगा, 2x और y को इधर लगे तो -y और बराबर क्या हो जाएगा, -2 होगा। ये आपके पास कितना आ गया, दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इसको क्या करिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। तो सोल्व करिएगा तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपको आ जाएगा कितना, 5, और y का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपको कितना आ जाएगा, 11। तो आप बताइए x क्या माने थे, अंश, और हर क्या माने थे, y माने थे। तो जो भिन्न होगा वो कितना हो जाएगा, 5/11। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 5/11, आपका ऑप्शन नंबर बी, खत्म। तो ये आपका ट्रेडिशनल होगा, बेसिक होगा, जो इक्वेशन बनाकर आप इस सवाल को क्या कर पाएगा, सोल्व कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। - 51 नंबर सवाल देखिए। एक कॉमन नंबर अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि 2 संख्याओं की योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात 13:3:160 है। 2 संख्याओं का योग और उसी का अंतर और उसी का गुणनफल का जो रेशियो है वो दिया हुआ 13:3:160। यानी कोई भी 2 संख्या रहा होगा और उन दोनों संख्या को अगर योग किया जाए तो कितना आ रहा है, 13 आता है। और वही दोनों संख्या का अंतर आपका 3 है और गुणनफल जो दिया हुआ है 160 दिया हुआ है। तो आप यहाँ से एक कंसेप्ट को समझिएगा कि दुनिया में किसी भी 2 नंबर का योग दे दिया जाए, किसी भी 2 नंबर का, और वही दोनों नंबर का क्या दे दिया जाए, अंतर दे दिया जाए।
दुनिया में किसी भी दो नंबर का योग आपको पता चल जाए और वही दोनों नंबर का अंतर आपको पता चल जाए, तो यहाँ से बड़ा नंबर लाने के लिए जोड़ के 2 से भागा देते हैं और छोटा नंबर लाने के लिए घटा के 2 से भागा देते हैं। तो आप बताइए बड़ा नंबर कौन होगा, तो ए होगा, क्योंकि ए में से बी घट रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, तो बड़ा ए ही होगा। तो ए का जो वैल्यू होगा कितना होगा, जोड़ के 2 से भागा, तो 10 और 6 16, 16 में 2 से भागा दें तो कितना आएगा, 8 आएगा। छोटा नंबर लाना है यानी बी का वैल्यू लाना है, तो दोनों को घटा के 2 से भागा दीजिए। तो दोनों को घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, और 4 में 2 से भागा देंगे तो 2, यानी यहाँ से ए का वैल्यू 8 आएगा और बी का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। तो कभी भी अगर इस तरह का आपको सिचुएशन अगर आपको जरूरत मिले कि किसी भी दो संख्याओं का योग पता चल जाए और उसी का अंतर पता चल जाए, तो बड़ा नंबर लाने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिएगा और छोटा नंबर लाने के लिए दोनों को घटा के 2 से भागा दिए। तो क्या आप इस चीज़ को अगर घूर घूर कर देखते हैं तो क्या आपको ये चीज़ दिमाग में घंटा बजता है कि नहीं, कि यहाँ पर देखिए दोनों का योग पता है और वही दोनों का क्या है, अंतर पता है। तो बड़ा नंबर लाने के लिए जोड़ के 2 से भागा देंगे, 13 3 कितना 16, 16 बटा 2 8, यानी ए कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। छोटा नंबर यानी कि बी को लाना है, तो बी को लाने के लिए 13 में से 3 गया कितना, घटा के 2 से भागा देंगे, तो 13 में से 3 गया 10, 10 बटा 2 कितना हो जाएगा, 5, यानी ए का वैल्यू 8 आ जाएगा और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आगे आइए, कहता है दोनों यानी कि दोनों ए और बी दोनों का गुणनफल भी पता है कितना, 60, यानी सवाल में दोनों का गुणनफल कितना दिया और 60, और हम लोग यहाँ से कंपेयर करेंगे कि दोनों को गुणनफल कितना आएगा, 8 5 कितना हो जाएगा, 40, यानी कि 40 यूनिट का जो मान है वो सवाल में दिया हुआ। जैसे कि यहाँ से हम निकाल कर लाए हैं ए और बी को, और ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ डाटा में, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दोनों का गुणनफल कितना है, 160, और यहाँ से मैं कितना लेकर आया हूँ गुणनफल, 8 5 40, तो 40 यूनिट का जो मान होगा वो 160 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा बाबू, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 4। आपसे पहला संख्या लेकर आना, कितना यूनिट का मान, 8 यूनिट का मान, तो यहाँ से पहला संख्या रियल में कितना हो जाएगा, 8 चौको कितना 32, और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा रियल में, 1 यूनिट का मान 4 है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन सवाल में ये बोल रहा है यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 32 और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, लेकिन आपसे सवाल में पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योग लेकर आइए। योग लेकर आना है, ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ 2000, आपको ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है 1921, आपके सामने ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ 1536, और एक ऑप्शन है 1424। क्या आप इस चीज को देखिए, 4 आपके सामने ऑप्शन है, बोला है कि दोनों संख्याओं का योग लेकर आइए, योग वर्ग करके योग लेकर आइए। अगर वर्ग करके जोड़ेंगे तो इसको वर्ग करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, और इसको वर्ग करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा। तो अगर आप इसको जोड़िएगा तो इकाई अंक तो जाहिर सी बात है कि 4 ही आना है। तो आप बताइए, ऑप्शन को देखिएगा, ए ऑप्शन में भी नहीं इकाई अंक 4, ऑप्शन बी में भी नहीं इकाई अंक 4 है, ऑप्शन सी में भी इकाई अंक नहीं 4 है, तो एक ही आपको ऑप्शन पॉसिबल होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। आप देख भी सकते हैं 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 1424। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी। तो मैं हर बार यही बताता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सवाल को पूरा नहीं सोल्व किया जाता है, आप आधा पे बना के, थोड़ा सा बना के आप ऑप्शन को टच करिए। जितना ज़्यादा कम समय आपको लेना, सॉल्यूशन को आपको वहाँ पे नहीं दिखाना है कि आप बहुत बड़ा सॉल्यूशन कर रहे हैं, इतना बड़ा लंबा बना रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से कि आप कितना जल्दी आंसर निकाल पाते हैं, बस। चलिए देख लीजिए एक बार, फ्रेम में आ रहा है ना आप लोग का। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं 51 नंबर के बाद 52। देखिए आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर कर दिए कीजिए, कमेंट भी आप लोग कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग को लगता है कि वीडियो बनाने में मेहनत नहीं लगता, लेकिन बहुत मेहनत लगता है। आप एक बार देखिएगा सोच कर, ठीक है। इसलिए कमेंट भी कर दिया कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, थोड़ा ग्रुप वगैरह व्हाट्सएप वगैरह में शेयर भी कर दीजिए, दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब भी करवा दीजिए। आप हमें सपोर्ट करिए, हमें जहाँ तक होगा आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस प्रकार से ही हम लोग को आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को लेकर, यानी कि 52। बहुत ही खतरनाक सवाल है आपके पास 52 नंबर।
और लिखा हुआ है कि एक 306 पृष्ठों की एक किताब के पन्ने पर नंबर लगाने के लिए कितने अंक अपेक्षित हुआ, कितना डिजिट का प्रयोग हम करेंगे। कहने का मतलब ये है सवाल में, ऑप्शन आपके सामने लिख देता हूं मैं। 792 792 810 900 810 900 और 910। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। सवाल को अच्छे समझिए। पहले आप ये समझिए कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। कहना ये सवाल चाह रहा है कि अगर एक बुक है और उसमें हम ये दर्शाना चाहते हैं, पेज को क्या करते हैं, पेज नंबर को, पृष्ठ को दर्शाना चाहते हैं, 306 पृष्ठ को हमको क्या करना है, नंबरिंग करना, 306 पृष्ठ को नंबरिंग करना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे ऐसे आपको कहाँ तक नंबरिंग करना है, 306 तक। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए अगर इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे 306 तक तो आप कितना डिजिट को प्रयोग कर रहे हैं, यानी कितना अंक का आप यूज करिएगा। तो आप ये नहीं बोल दीजिए कि 306 अंक का यूज करेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। क्योंकि आप बताइए कि एक इसमें एक आप लिखिए तो 1 अंक का यूज होगा, 2 अंक होगा, 3 अंक, 4 5 6 7 8 9 9 तक तो सिंगल डिजिट को आप यूज करेगा। लेकिन बाबू जैसे ही आप 10 से जाइएगा तो एक नंबर लिखने में आपको डबल डिजिट यूज होगा। 11 लिखिएगा फिर एक नंबर लिखने में डबल डिजिट यूज होगा। तो आप काउंट करिए कि यहाँ तक 9, फिर यहाँ पर 2 अंक हुआ तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ऐसे ऐसे अगर आप काउंट करेगा तो 306 पृष्ठ को आपको बनाने में, 306 पृष्ठ पर अंकित करने में टोटल कितना डिजिट का प्रयोग किया होगा। आइए समझते हैं एक बार अच्छे से। चलिए आप इस चीज को गौर करिएगा कि 1 से अगर आप 9 तक पृष्ठ करिएगा तो इसमें कितना अंक यूज हुआ होगा, 9 अंक यूज हुआ होगा। इस बात को आप भली भांति समझते हैं। जैसे 1 से लिखिएगा आप 9 तक, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से कहाँ तक, जैसे ही 9 तक आप लिखिएगा तो कितना अंक का यूज होगा, 9 अंक का यूज हो रहा होगा। अब 10 को क्यों नहीं हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं, तो 10 को अभी इसीलिए हम छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको 10 से डबल डिजिट क्या होता है, आने लगता है। तो 1 से 9 तक लिखें तो सिंगल डिजिट का प्रयोग होगा और 1 से 9 तक लिखने में 9 अंक का प्रयोग होगा। और अब 10 से स्टार्ट करेंगे तो 99 तक लिखने में डबल अंक का प्रयोग होगा, लेकिन 100 से लिखने में फिर 3 अंक का प्रयोग होने लगेगा। तो आप क्या करिए कि अब 10 से कहाँ तक लिखिए, 99 तक। तो 10 से 99 तक लिखने में कितना अंक का यूज हुआ होगा, आप बताइए। 10 से 99 तक में कितना अंक का यूज हुआ होगा। तो आप जानते हैं कि एक संख्या लिखने में 2 अंक यूज हो रहा है। एक संख्या लिखने में कितना अंक यूज हो रहा है, 2 अंक यूज हो रहा है। तो 10 से 99 तक में कितना अंक लिखे होंगे, आप बताइए। 1 से टोटल 99 तक अगर हम काउंट करेंगे, 1 से टोटल 99 तक देखें तो टोटल 99 अंक आएगा। लेकिन 1 से 9 तक तो पहले लिख दिए थे, तो अब आगे 10 से 99 तक में 90 अंक ही लिखे होंगे ना। कैसे आप समझ रहे हैं, अरे एक बार ध्यान दीजिए कि 1 से 99 तक में 99 अंक होगा। 1 से 9 तक पहले आप लिख चुके हैं तो 90 अंक और लिखिए, 90 संख्या और लिखिएगा तभी तो 99 तक पहुंचेगा। तो हमें कितना यहाँ पर लिखना पड़ेगा, 90 अंक लिखना पड़ेगा, 90 अंक, और 90 संख्या लिखना पड़ेगा। और एक संख्या में 2 अंक होता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 गुने 2, यानी यहाँ पर टोटल कितना अंक आपको आ जाएगा, 180 अंक का प्रयोग होगा। 180 अंक का प्रयोग हो, यानी कि 1 से लेकर 9 तक में 9 अंक, 10 से लेकर 99 तक में कितना अंक, 180 अंक। और अब जैसे ही 100 से आगे बढ़ेगा तो 100 से अगर आप आगे बढ़िएगा तो 100 से आगे आपको कहाँ तक लिखना है, 306 तक लास्ट करना है, 306 तक। तो अब बताइए 100 से 306 तक लिखने में कितना संख्या को आप प्रयोग कीजिएगा। तो आप जरा गौर करिए, 100 से आपको 306 तक लिखना है। टोटल अगर 1 से 306 तक लिखेंगे, 1 से अगर 306 तक लिखिएगा तो कितना अंक हमको यूज करना, कितना संख्या होगा।
1 से 306 तक लिखेंगे तो 306 संख्या होगा, जिसमें 99 संख्या क्या कीजिए आप हटा दीजिए। तो 99 संख्या हटा देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 99 संख्या हटा देंगे तो कितना हो जाएगा आप बताइए। 99 संख्या हटा देंगे तो 200 कितना होगा, 5 होगा। 200 कितना, 207 होगा। 200 कितना संख्या हो जाएगा, 7 होगा। अरे आप समझ रहे हैं, कैसे नहीं आप समझ रहे हैं, ध्यान दीजिए आपकी जो कैसे आप नहीं समझ रहे हैं, अच्छा से देखिए। हमें टोटल 306 तक लिखना है, 1 से 9 तक लिखें तो कितना अंक आ गया, 9 अंक आ गया। 10 से 90 तक लिखने में 90 संख्या का प्रयोग किया गया है, तो 90 संख्या का प्रयोग किया गया और एक संख्या में 2 अंक लिखा है, तो यहाँ पर कितना 180 अंक हो गया होगा। अब देखिए 99 तक हो गया तो 100 से फिर 306 तक लिखिएगा, तो 306 तक लिखने में कितना संख्या का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर 207 संख्या का प्रयोग किया गया, 207। अब बोले सर 207 कैसे आ रहा है, तो बाबू आप क्यों नहीं समझते इतना छोटा छोटा चीज। 1 से 306 तक लिखने में 306 संख्या का यूज होगा कि नहीं, जिससे 99 संख्या हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, तो 99 संख्या पहले लिख चुके हैं, तो अब 207 संख्या ना और लिखेंगे तो आ जाएगा 306 तक, तो 207 संख्या लिखना पड़ेगा। और एक संख्या में 3 अंक यूज हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 7 21, यानी कि 621 अंक। तो आपसे पूछा टोटल कितना अंक यूज हुआ, तो जोड़ दीजिए, यहाँ पर आपको 9 अंक और यहाँ पर 180 अंक और यहाँ पर 601 अंक। अगर आप यहाँ पर जोड़िएगा तो 600 आ जाएगा और एक 700 और 80 में 20 जोड़िए तो 800 और 9 एक 10, यानी इस सवाल का उत्तर कितना होगा 810। खत्म। तो इस तरह से चीज़ों को आप बना सकते हैं। 1 से लेकर 306 तक लिखने में 810 अंक का यूज किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि आप जब इसको पढ़िएगा तो और एक थोड़ा सा और इसको कम समय भी ले सकते थे, जैसे कि आपको दिखा दे रहे हैं। डायरेक्ट आप यहाँ पर अगर देखते हैं 306 तक है तो सीधा आप ले लेते हैं कि 1 से लेकर 99 तक लिखने में, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर क्लियर हो जाता है कि 1 से 99 तक लिखने में 189 अंक यूज होता है। कितना अंक यूज होता है, 1 से लेकर 99 तक में 189 अंक होता है। हमें टोटल 306 तक लिखना है। अब बोलिए 306 तक में 99 संख्या लिख चुके हैं, तो अब आगे 100 से कहाँ तक लिखेंगे, 306 तक। तो टोटल 306 तक लिखने में 99 संख्या लिख चुके हैं, तो अब आगे और कितना संख्या लिखेंगे, तो आगे 207 संख्या लिखेंगे। अरे 306 तक लिखने में 99 संख्या लिख चुके हैं, तो 306 में 99 घटाइएगा तो 207 आएगा, तो 207 संख्या लिखिएगा और एक संख्या में 3 अंक होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 600 कितना अंक, 21 अंक। आप बोलिए यहाँ पर 189 अंक, यहाँ 621, यानी आपका इस सवाल का उत्तर कितना होगा 810। हालांकि सवाल में कोई जान नहीं, अगर आप चीज़ों को जानते हैं तो 5 से 6 सेकंड का सवाल है, देख ही सकते हैं। 1 से 99 तक 189 और 100 से 306 तक 207, यानी आपका आंसर कितना होगा 810। खत्म। तो इस सवाल को ऐसे बनाया जा सकता है कम समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 के बाद 52 के बाद आप 53 देखिए, 53। 53 नंबर क्या है सवाल, आइए। ये ट्रिगोनोमेट्री से लिया गया, लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस tan थीटा, और नीचे आपको लिखा गया सेक थीटा माइनस tan थीटा, और बराबर में लिखा हुआ है 2.11/35। तो आप देखिए, आपको ये सिर्फ डराने के लिए दिया गया 2.11/35। क्या आप इस चीज को 2.11/35, ठीक है, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 35 दूनी 70 और 70 11 कितना 81/35। तो इस चीज को तोड़ के ऐसे लिख दीजिए 81/35। अब यहाँ से आपको जो सवाल पूछा गया, आपसे पूछा कि साइन थीटा का वैल्यू क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। बस आप बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस सवाल को 2 तरीका से बना सकते हैं। एक तो तरीका है
कि आप सीधा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बना लीजिए कि सेक में ऐसे गुना कर दिए फिर 81 में इस तरह से गुना कर दिए, लेकिन आप उस लेवल से बनाते हैं तो सवाल में ज़्यादा समय लग जाएगा। समय बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, हर वो सवाल का एक सटीक कंसेप्ट पता होना चाहिए, यानी उससे कम समय में पॉसिबल नहीं होना चाहिए, वही समय वही तरीका आपके पास होना चाहिए। यहाँ से एक CND मेथड होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसको हम लोग बोलते हैं CND। क्या इसके बारे में आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो आपको बहुत अच्छा, जो नहीं जानते उनको संक्षिप्त रूप में देखिए। यहाँ पर अगर A/B लिखा हुआ है और बराबर में कितना लिखा हुआ C/D, तो CND कहता है कि अगर कोई भी वैल्यू LHS बराबर RHS कुछ समथिंग दिया हो रहा है फ्रैक्शन में, तो नीचे वाला वैल्यू को एक बार ऊपर में जोड़ दिया, यानी कि A प्लस क्या होगा, B होगा, और फिर वही वैल्यू को ऊपर वाला में क्या कर दिए, घटा दीजिए। ये CND कहता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसको बोलते हैं योग्य आंतर निष्पत्तियां। मतलब जो चीज योग कर रहे हैं फिर उसी को क्या कीजिए, अंतर करिए, और वही सेम प्रोसेस इधर करिए, यानी कि एक बार नीचे वाला को ऊपर में जोड़िए और फिर एक बार ऊपर वाला में ही नीचे वाला घटाइए, यानी योग्य आंतर, योग्य और अंतर, जो चीज जोड़ रहे हैं वही चीज घटाइए। तो यही आपका क्या है, CND है। अब देखिए आप ये यहाँ से आप CND अप्लाई किए तो ऐसा आएगा, फिर यहाँ से CND अप्लाई करिएगा तो फिर यही चीज आ जाएगा कन्वर्ट। इसमें CND अप्लाई करिएगा तो क्या, इसमें CND अप्लाई करेगा तो इसको ऊपर में जोड़िएगा, फिर इसी चीज को ऊपर में घटाइएगा तो आ जाएगा A/B। आप देख सकते हैं A/B। फिर यहाँ पर वो उसी तरह से अप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, C/D। इन्हीं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कहते हैं कि अगर CND आपको इसमें आपको अप्लाई करना है तो इसमें करिएगा A+B/A-B। लेकिन कोई कंडीशन में CND ऑलरेडी लगा हुआ रहेगा, जैसे इसमें CND लगा हुआ और इसमें भी आपका CND लगा हुआ है, तो CND लगा हुआ है, अगर उसमें पुनः CND लगाइएगा तो वो हट जाता है। तो कैसे हट जाता है, तो देखिए इसमें CND लगा हुआ है, जो चीज ऊपर वही चीज नीचे, प्लस में तो माइनस में, ऊपर प्लस में होना चाहिए नीचे माइनस में, तो यहाँ CND लगाइएगा तो सीधा तौर पे पहले वाला को ऊपर लिखिएगा A और बाद वाला को नीचे। यहाँ पर CND लगाइएगा तो पहले वाला को ऊपर और बाद वाला को नीचे, यही आपका क्या है, CND। चलिए अब सवाल को बहुत ही आसानी से जल्दी से आप बना सकते हैं। देखिए आप वीडियो को अगर फास्ट में देखना चाहते हैं तो आप जो प्ले जो होता है उसको जो रनिंग करके आप भी देख सकते हैं। देखिए जो चीज़ है ऊपर सेक और tan, नीचे भी वही चीज़ है, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, तो यहाँ पे CND लगाएंगे तो हट जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सेक थीटा, पहले वाला ऊपर और बाद वाला नीचे, ये tan थीटा बराबर। इधर CND लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 81 + 35, और फिर उसी चीज़ में एक बार 81 में से 35 को घटाना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपको CND। एक स्टेप और आगे बढ़ेगा तो इसको सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, क्या सेक थीटा को लिखेंगे 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, और साइन थीटा को लिखेंगे, हालांकि लिख देते हैं यहीं पर, साइन थीटा को tan थीटा को लिखेंगे साइन बटा क्या चीज, कॉस, और कॉस से कॉस ये हो जाएगा, कट जाएगा, यानी यहाँ पर, और इधर कितना आ जाएगा बाबू, 81 और 35 को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 और 16, 20 और 16, यानी कि आपको 116 हो जाएगा। 81 और 35 कितना हो जाएगा, 116। नीचे अगर इसमें घटाते हैं तो 30 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 51 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 46। 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 3 गया 4, ठीक है। इसको काट दीजिए, काट दिए तो कितना मरतबा हो जाएगा, 5 1 6 8 3 11, ठीक है। अगर इसको 2 मरतबे कर दिए तो ये 58 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23। अब आगे बढ़िए, यहाँ एक स्टेप इधर लेकर चलते हैं, ये बचा 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, 58 बटे कितना है, 23। अगर दोनों साइड रेसिप्रोकल करिएगा तो साइन थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा 23/58, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 23/58। साइन थीटा का वैल्यू 58/23 होना चाहिए। देखिए कहीं पे मिसप्रिंट क्या किए हैं, 35 दूनी 70 और 70 और 11 कितना हो जाएगा, 81। 35 दूनी 70, 70 11 81, 35 दूनी 70, 70 11 81 बटा कितना 35, ठीक है, 116/86। डायरेक्ट सवाल का उत्तर दे दिया है बाबू, काटा पीटी नहीं किया, हालांकि काट के देना चाहिए। डायरेक्ट सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा आपका 23 बटे, यानी कि डायरेक्ट दिया हुआ है 40 बटे कितना 116, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। तो
तो ये सवाल, हालांकि काट के देना चाहिए आपको, लेकिन डायरेक्ट दियो तो आप उसको मार सकते, ऑप्शन नंबर सी खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 के बाद चलिए देखिए अगला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 54। और क्वेश्चन इस प्रकार से कहा गया है, इस 7 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में करेगा। 7 पुरुष और 3 महिलाएं किसी काम को कितना दिन में कर रहा होगा, तो 10 दिन में करेगा। और 8 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को कितना दिन में करेगा, 8 दिन में करेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से सवाल में पूछा है कि आप बताइए एक दिन में 12 पुरुष द्वारा कितना प्रतिशत काम किया जाएगा। तो सवाल में आप ये करिए कि जो काम 7 पुरुष 3 महिलाएं 10 दिन में करता है, वही काम 8 पुरुष 3 महिलाएं कितना दिन में करता है, 8 दिन में करती है। तो आपको क्या करना है कि टोटल वर्क निकाल लीजिए, जो इसका एलसीएम होगा वही टोटल वर्क हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 40, यानी आपका जो टोटल वर्क हो गया वो 40। तो 10 दिन में 40 काम करे तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, तो 10 चको 40, 4 मिनट। समय और काम के कंसेप्ट ये चीज़, अगर समय और काम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। बताइए ये पूरा 8 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, तो 4, 8 × 40, 5 यूनिट कर रहा होगा। तो अब अगले स्टेप में हम ये करना है कि 7 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर कितना यूनिट काम को कर ले रहा है, 4 यूनिट काम को कर लेता है एक दिन में। और यहाँ पर आप देखिएगा तो 8 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को कितना दिन में, 1 यूनिट काम को कितना दिन में कर रहा है, सॉरी एक दिन में कितना कर रहा है, 5 यूनिट। ये जो आप देख रहे हैं ये 1 डे का वर्क है, 1 डे का, यानी एक दिन में 7 पुरुष 3 महिलाएं 4 यूनिट करता है, 8 पुरुष 2 महिलाएं कितना करता है, 5 यूनिट। तो अब यहाँ से आप निकाल लीजिए, आपसे पूछ रहा है कि 12 पुरुष कितना दिन में कर रहा है, तो यहाँ से पुरुष का वैल्यू आप निकाल लीजिए। अगर पुरुष का वैल्यू निकालते हैं तो ऊपर कितना से गुना कर दीजिएगा, 2 से, और नीचे कितना से गुना कर दिए, 3 से। यहाँ पर गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 14, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 8। यहाँ 3 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 24, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा कितना, 15। घटा दीजिए, माइनस 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 करिएगा तो घट जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 14 में से 24 जाएगा 10 पुरुष माइनस में, और ये कट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा -8 में से 15 के साथ, माइनस माइनस खत्म होगा। यानी कि पुरुष का जो वैल्यू आएगा, एक पुरुष जो है यहाँ पर 10 उधर ले जाएगी, तो एक पुरुष 7 बटा कितना, 10 यूनिट काम को करेगा। तो एक पुरुष 7 बटे 10 यूनिट को काम करेगा। और आपसे पूछा है कि 12 पुरुष कितना करेगा एक दिन में, तो एक पुरुष एक दिन में 7 बटा 10 यूनिट करता, तो 12 पुरुष कितना करेगा, एक पुरुष एक दिन में 7 बटा 10 यूनिट करता है, तो 12 पुरुष कितना करेगा, तो 12 से गुना करेंगे, 7 बटा 10 गुने कितना, 12, यानी इतना काम करेगा 12 पुरुष। आपसे पूछा है कितना प्रतिशत किया, तो टोटल वर्क था कितना, 40, और किया कितना, 7 बटा 10 गुने 12। काटा पीटी में जाइएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 तिया 12 कट जाएगा, यानी 7 तिया 21, यानी 21% जो है इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 100 से गुना कर दीजिएगा, 7 बटा कितना, 7 बटा 10 काम कर रहा है, 7 बटा 10 गुने कितना, 12, 40 में। तो ये सॉरी उल्ट कैलकुलेशन गलती कर दिए हैं, 7 बटे 10 गुने 12, इतना काम किया कितना में, 40 में। प्रतिशत मिलाना कितना से, 100 से, ये 2 0 से 2 0 खत्म होगा, 4 तिया 12, यानी 7 तिया 21%। इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा खत्म। अगले सवाल पे चलिए। आगे सवाल आपके सामने है, कहता है क्वेश्चन नंबर 55 में कि एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम बाट के स्थान पे 750 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो लाभ बताइए। यानी एक बेईमान दुकानदार है, ये जो दुकानदार आप देख रहे हैं ये बिल्कुल क्या है, बेईमान है। ये दुकानदार जो है बेईमान है, और ये 1 किलोग्राम के स्थान पर, 1 किलोग्राम कहने का मतलब कितना ग्राम, 1000 ग्राम,
1000 ग्राम बाट के प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन उसके स्थान पे 750 ग्राम बाट का ही प्रयोग करता है। 750 ग्राम बाट का। आप बताइए, आपको देना चाहिए 1 kg मतलब 1000 ग्राम, लेकिन आप उसको 750 ग्राम ही दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप कितना लाभ ले रहे हैं बताइए। देना चाहिए 1000 ग्राम, लेकिन आप 750 ग्राम ही दे रहे हैं, मतलब 250 ग्राम आप क्या ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। 250 ग्राम लाभ ले रहे हैं। तो आपसे सवाल में पूछा है कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो मैं तो ये पहले से ही बता चुका हूँ कि 250 ग्राम लाभ होगा। और लाभ हमेशा छोटा से छोटा क्या चीज़ 750, प्रतिशत में लाने के लिए कितना 100 से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 25 या 75, यानी 100/3 कहने का मतलब 33.1/3%। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा 33.1/3% होगा। बस कुछ नहीं करना था, 1000 देना चाहिए था, 750 ग्राम दिया, मतलब 250 ग्राम उसका लाभ हो गया। तो 250 ग्राम लाभ, 250 लाभ हमेशा छोटा से परसेंटेज में 100 से। चलिए आगे 56 के बाद 55 के बाद 56 देखिए। कहा गया है कि बहुलक और मध्यिका के बीच का अंतर 4 है। सवाल में दिया गया है कि बहुलक और मध्यिका का जो अंतर है ये दिया गया है 4 दिया गया। बहुलक और मध्यिका का जो अंतर है वो कितना है 4 दिया गया है। तो मध्यिका और माध्य के बीच का अंतर आपको लाने के लिए बोला है। ऑप्शन 1 2 3 4, ऑप्शन 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन दिया। आपसे पूछा गया है कि आप लेकर आइए क्या चीज, तो मध्यिका और माध्य के बीच का अंतर। सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, वो ये है कि बहुलक का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ये फॉर्मूला होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। बहुलक यानी कि मोड बराबर 3 गुने मीडियन माइनस 2 गुने मीन, यानी कि बहुलक बराबर 2 गुने माध्यिका 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ये फॉर्मूला होता है। अब चीज़ों की यहाँ पर सेट कर दीजिए। मान लीजिए बहुलक को कितना मान लीजिए आप, x मान लीजिए। अगर बहुलक x मान लीजिएगा तो माध्यिका कितना हो जाएगा, चाहे माध्यिका को x मान लीजिए। चलिए अगर माध्यिका को आप x मानते हैं बाबू, तो बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, बहुलक बराबर कितना होगा। अगर आप माध्यिका को x माने हैं तो बहुलक बराबर कितना होगा, x उधर जाकर कितना होगा 4 + x होगा, 4 + x। या तो आप बहुलक को भी x मान सकते, किसी भी चीज़ को आप मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या किए कि माध्यिका को x मान लिए, तो बहुलक आपका कितना होगा, x उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 4 + x, यहाँ पर रख दीजिए। बोलिए बहुलक कितना है, x + 4 बराबर 3 गुने माध्यिका कितना माने x, तो कितना होगा 3x माइनस 2 गुने माध्य। तो 2 गुने माध्य हमको पता नहीं है, तो माध्य को माध्य रहने देते हैं, माध्य। अब आपको क्या करना है, माध्य को इधर लेकर चलाइए और इसको उधर ले जाकर क्या करिए, घटा दीजिए। तो माध्य इधर आएगा तो 2 गुने माध्य हो जाएगा बराबर 3x में से इधर जाकर वो घट जाएगा x + 4, तो घटेगा कितना होगा, तो 3x में से x जाएगा कितना 2x, और माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 कॉमन लेके काट दीजिएगा तो माध्य बराबर आ जाएगा कितना, x - 2 आ जाएगा। 2 कॉमन लीजिए तो कट जाएगा, अरे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेके 2 × x - 4, सॉरी x - 2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। माध्य बराबर x - 2 आ गया। आपसे सवाल में पूछा है कि आप बताइए कि माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर, तो माध्यिका कितना है, x है। माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर पूछा है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, माध्यिका और माध्य का बीच का अंतर पूछा है। तो माध्यिका आपके पास कितना है, इतना, और माध्य कितना है, अंतर माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर, माध्यिका और माध्य का x - 2 माध्य, ये x माइनस x प्लस कितना हो जाएगा 2, ये खत्म हो जाएगा। आपका सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा 2।
तो ये आप सवाल तभी बना सकते हैं जब ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्य माइनस 2 गुने माध्यिका। बस यहाँ से आप लेट करके रख दीजिए, आपका सवाल का आंसर तैयार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 के बाद 57। चलिए अगले सवाल पे आपका क्वेश्चन नंबर 57, ध्यान दीजिएगा। हालांकि रेशियो से लिया गया सवाल को, और सवाल इस प्रकार से लिखा गया है जैसा कि आप देख रहे हैं 2a + b और बट्टा में लिखा हुआ है a + 4b बराबर कितना दिया हुआ 3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b बटे a + 2b। इस सवाल का ये पूछा गया कि इसका क्या होगा। आप यहाँ से डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर रिलेशन ला सकते हैं a और b में। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a + b बराबर हो जाएगा कितना 3a + 4 × 12b। अगर 2a को उधर घटाइए तो कितना आ जाएगा a बराबर 12b को इधर आप लेकर आए तो -11b आएगा। यानी ये आप रिलेशन लेकर आ गए कि a बराबर जो वैल्यू होगा a का -11b, बस इसका वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। तो a बराबर -11b रखिएगा और प्लस b लिखा हुआ, नीचे a बराबर -11b लिखिएगा और प्लस क्या लिखा हुआ 2b। तो ऊपर हो जाएगा माइनस कितना 10b और नीचे हो जाएगा कितना -9b। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा वो 10 बटा क्या होगा 9। बस खत्म, इतना सा काम आपको करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। संतावन के बाद आप 58 नंबर को देखिए। 58 नंबर कहता है कि 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। एक मिश्रण कितना लीटर का है 45 लीटर का। ये 45 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो दिया गया है 2:1, ऐसा पूछा गया। 45 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। तो बताइए 1:2 पाने के लिए उसमें कितना पानी मिलाना चाहिए। तो आपसे बोलता है कि अगर इस मिश्रण में कितना पानी मिला दिया जाए ताकि दूध और पानी का जो रेशियो होना चाहिए वो 1:2 कितना हो जाएगा 2। तो इस सवाल को बनाने के लिए जो हम लोग के पास प्रोसेस है वो ये है कि आप जरा गौर करिए, इस मिश्रण में बोला है कि कितना पानी मिला दिया जाए ताकि अनुपात 1:2 कितना हो जाए 2 हो जाए। आप जरा गौर करिए, आपके पास कितना भी मिश्रण हो, अगर पानी और दूध है, पानी आप उसमें मिलाते जाइएगा तो पानी की मात्रा बढ़ेगा, दूध तो आपका सेम ही रहेगा क्योंकि आप दूध तो नहीं मिला रहे हैं और नहीं तो निकाल रहे हैं। तो बोला है कि इस मिश्रण में कितना पानी डाल दिया जाए ताकि जो नया मिश्रण में दूध और पानी 1:2 हो जाए। तो अगर पानी मिलाया है तो हम दूध को सेम करेंगे, दूध को। तो यहाँ पर देखिए क्या मिला है, पानी मिला है। क्या मिलाया है, पानी। तो पानी मिलाया तो दूध को सेम करें। ऊपर दूध कितना है 2 लीटर, नीचे कितना 1 है। सेम करने के लिए नीचे कितना से गुना कर देंगे 2 से गुना कर देंगे तो ये सेम हो जाएगा। 2 से गुना आप इस रेशियो में कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 2×1 2 और यहाँ पर कितना होगा 2 दूनी 4। अब आप देख पा रहे हो कि पानी मिलाया तो दूध मेरा सेम हो गया, ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है। तो आप कितना पानी मिलाएं, तो पहले कितना था पानी 1 था और अब कितना हो गया 4, मतलब 3 यूनिट पानी को आप क्या कर रहे हैं मिला रहे हैं। तो आप इस सवाल को एग्जैक्ट आंसर देना है तो आपको लिखना पड़ेगा मिश्रण टोटल कितना था 45 लीटर का था और सवाल में मिश्रण कितना था दूध 2 लीटर और पानी 1 लीटर। तो मिश्रण कितना यूनिट का बन जाएगा 2 और 1 3, तो 3 यूनिट का मान 45 हो जाएगा तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 15। आपसे सवाल में पूछ रहा है कि कितना पानी मिला है, तो कितना पानी मिला है तो 3 है, तो कितना पानी मिला है 3 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 15, तो 3 यूनिट का जो मान होगा 45 होगा। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा 45, यानी कितना लीटर पानी मिलाया जाएगा तो 45 लीटर मिलाया जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बस इतना ही आपको करना है, दूध मिलाएगा तो पानी को सेम कर दीजिए, पानी मिलाएगा तो किसको सेम कर दीजिए, दूध को सेम कर दीजिए बस। हालांकि इस सवाल को आप डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर जब भी आपको दिया जाए
कि एक पानी और दूध का मिश्रण है, उसमें दूध और पानी 1:2 है, और आपसे बोले कितना पानी मिलाया जाए कि जस्ट इसका रेशियो क्या हो जाए, उल्टा हो जाए। 1:2 है तो ये 2 कितना 1 हो जाए। तो अगर 45 लीटर मिश्रण है तो उसमें 45 लीटर ही पानी हम मिलाएंगे, तभी ये प्रोसेस हो जाएगा, हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। तो इस सवाल को देखते के साथ आप आंसर लगा सकते थे कि कितना लीटर आपका आंसर होगा, 45 खत्म। तो 1 से 2 सेकंड का सवाल, लेकिन हर चीज़ आपके पास होना चाहिए, हर कंसेप्ट, हर तरीका आपके पास होना चाहिए। देखिए मैथ बनाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं, बहुत सारा स्टूडेंट बना रहे हैं, सब बनाते हैं मैथ, लेकिन सबसे जल्दी बनाना ये सबके बस की बात नहीं। इसके लिए आप काम करिए। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर कहता है एक कर्मचारी वेतन के किराया के रूप में 10% निकाल लेता है, शेष वेतन का 15% बच्चों को शिक्षा पर करता है, और अब एवं शेष राशि का 10% कपड़ों पर खर्चा है। तो एक तो तरीका इस सवाल को ऐसे है कि टोटल जो कर्मचारी का जो वेतन होगा वो 100 है, जिसमें से बोला कि 10% जो वेतन है वो किसके लिए रख लेता है, तो 10% वेतन जो है किराए के लिए रख लेता है। 10% रख लेगा तो 90 बचेगा शेष। और अब बोला कि जो शेष वेतन, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, एक कर्मचारी है जो जितना भी उसको वेतन मिलेगा उसका 10% किराया के लिए रख लेता है, किराया कि हमें किराया देना है, उसका 10% निकाल देता है। और अब जो शेष वेतन बचता है उसका 15% क्या चीज़ के लिए रखता है, तो उसका 15% जो है बच्चों को शिक्षा के लिए रख लेता है। तो इसका 15%, 90 का 15% निकालेगा 13.5 रुपये आएगा। 10% 9 और आधा परसेंट 4.5, 5% 4.5, तो ये 13.5 रुपया क्या चीज़ के लिए रख लेता है, शिक्षा के लिए। तो 90 में से 13.5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 76 रुपया 50 पैसा। ये बचा शेष अमाउंट। और अब बोल रहा है जो शेष अमाउंट बच रहा है उसका 10% क्या चीज़ पे खर्चा करता है, 10% कपड़े पर खर्चा कर देता है। तो इसका 10% कितना होगा, तो 10% लाने के लिए एक अंक बाद पॉइंट देते हैं, तो 7.65 हो जाएगा, 7.65। तो अब बताइए 10% क्या चीज़ पे खर्चा कर दिया, कपड़ा पे। तो अब जो रिमेंडिंग बच रहा है लास्ट में जो अमाउंट कितना बचेगा, तो 10 में से 5 गया, 5 चल हो जाएगा। यहाँ 14 में से 6 गया, कितना बचेगा, 8। और यहाँ कितना हो जाएगा, 15, 15 में से 7 गया, कितना बचेगा, 8, और ये बच जाएगा 6। यानी अब 68.85 उसके पास क्या हो रहा है, बच रहा है। सवाल में आपको साफ साफ बोला है कि अब उसके पास 1377 रुपया बच रहा है। अब उसके पास कितना बच रहा है, 1377, 1300 कितना बच रहा है, 77। और सवाल में यहाँ से लेकर आए कि अब उसके पास कितना बच रहा है, तो 68.85, 68 रुपया कितना, 85 तो 68.85 का मान इतना हो जाएगा। तो एक का मान कितना हो जाएगा, तो 1377/68.85। आपसे पूछा क्या है भाई, तो आपसे पूछा है कि उसका वेतन कितना है। तो वेतन लाने के लिए हमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 100 से, खत्म, क्योंकि वेतन उसका कितना लेट किया, 100। तो अब बताइए ये डेसिमल है, डेसिमल को आप हटाइए तो ऊपर 2 जीरो और चला जाएगा। काटा पीटी में चाहिएगा तो कितना होगा, इसको काट जाएगा। 13 पचे कितना होता है, 65, और 77 पचे होता है आपको 385। तो आपको हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 टाइम्स में पूरा। और 5 से काटिए तो 5 दूनी 10। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना होगा, 2000। यानी उस व्यक्ति का जो वेतन होगा वो कितना होगा, 2 होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए। एक तो तरीका ये है सवाल को क्या पैसे चीज़ों को बना ले, लेकिन क्या आप सोचे कि आपको इसमें कितना ज़्यादा टफ लगा। 10% निकालिए, फिर 15 निकालिए, 10 निकालिए। अगर आपके पास थोड़ा कैलकुलेशन कमजोर है तो ये मेथड बिल्कुल बेहियात हो जाएगा, एक प्रकार का क्राइम हो जाएगा। तो आइए इससे भी शॉर्ट आपको बताते हैं। जब भी आपको बोले कि एक आदमी 10% खर्चा करता है किराया पर, शेष का 5% ऐसे करता है, शेष का 10% ऐसे करता है, तो इस प्रकार जो रिमेनिंग अमाउंट का बार बार करता है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। फ्रैक्शन में परसेंटेज को क्या चीज में चेंज कर लेंगे, फ्रैक्शन में। जैसे कि 10% पहले क्या चीज के लिए, किराया पर खर्चा करता है, फिर शेष का 15% क्या चीज पे खर्चा करता है, शिक्षा पे करता है, और फिर शेष का 10% क्या चीज पे खर्चा करता है, कपड़ा पे। तो फ्रैक्शन वैल्यू इसका ले लीजिए 1/10 होगा, परसेंटेज हटाइए तो इसका 3 कितना हो जाएगा, 20 हो। 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 5, 100 करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1 कितना हो जाएगा, 10 होगा।
अब ये खर्चा कर रहा है। कल भी इस तरह का सवाल मैं एक बताया था कि अगर खर्चा कर रहा है मतलब खर्चा करना मतलब कमी, यानी अगर पैसा 10 रुपया रहा होगा तो 1 रुपया खर्चा किया तो कितना बना होगा 9 रुपया, यानी कि 10 रुपया कमाता होगा तो 1 रुपया खर्चा किया तो कितना रुपया उसके पास बच रहा होगा 9। यहाँ पर देखिए 20 रुपया कमाता होगा तो कितना खर्चा कर रहा है 3 रुपया, 3 खर्चा करे तो कितना बचाएगा 17। यहाँ आप देखिए 10 रुपये कमाएगा तो 1 खर्चा करे तो कितना बचाएगा 10 कमाएगा, 1 खर्चा करेगा तो 9 रुपये क्या करेगा बचत करेगा। यानी अब इसका गुना इधर कर दीजिए और इसको गुना इधर कर दीजिए, ये आपको कितना हो जाएगा 2000। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 नमा 81, 81 में 17 से गुना करेंगे 17 कम 17 हो जाएगा, 81 में 17 से गुना करेंगे 81 में 17 से 17 कम 17 होगा, और 17 कितना होता है 17 36 से, और 17 कम 17 136 137 हो जाएगा 1377। यानी कि अगर उसका इनकम 2000 रुपया था तो वो अब कितना खर्चा करता है 1377 रुपया वो खर्चा कर रहा है। सॉरी ये बचत है। अगर इनकम उसका कितना था 2000 रुपया था तो वो कितना बचत करता है 1377 रुपया। सवाल में बोला है कि उसका बचत कितना है 1377, तो 1377 यूनिट का मान जो हो जाएगा 1377, तो 1 यूनिट का मान 1 हो जाएगा। इनकम लाना है तो 2000 यूनिट का मान, आपका आंसर कितना होगा 2000, बस खत्म। और कभी भी अगर जो रेशियो दिया हो रहे और रियल में भी यही वैल्यू रहे तो डायरेक्ट मेरा यही आंसर हो जाएगा, खत्म। तो इस सवाल का उत्तर कितना होगा ये होगा। तो बहुत ही कम समय में इस सवाल को आप इसी लेवल से बना सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल में क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया है कि किसी बल्लेबाज की 40 पारियों का औसत 50 है। एक बल्लेबाज है जिसका 40 पारियों का जो औसत है 50 है, तो 40 पारी का औसत 50 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा रनों का कुल योग। तो रनों का कुल योग लाना है तो 40 पारी का औसत 50 है, तो योग बराबर होगा औसत गुने संख्या, यानी कि औसत गुने संख्या। तो औसत गुने संख्या करेंगे तो 5 चौको कितना हो जाएगा 20, 2000 रन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो सवाल में ये बोला है कि अगर इसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाल दिया जाए, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम पारी को हटा दिया जाए, तब शेष पारी, मैक्सिमम मिनिमम पारी को निकाल दिया तब शेष 38 पारी का जो औसत है इसको 48 है। 38 पारी का जो औसत है इसको 48 है। आपसे सवाल में ये बोला है कि 40 पारी का औसत 50 है, लेकिन उसमें से मैक्सिमम पारी वाला रन और मिनिमम पारी निकाल दिया जाए तो शेष 38, यानी कि 2 पारी निकालेगा तो 38 पारी बचेगा और उसका औसत कितना है 48 है। आगे बढ़िए तो कहता है सवाल में कि अधिकतम पारी न्यूनतम पारी से 172 रन क्या है ज़्यादा है, यानी कि मैक्सिमम पारी जो है मिनिमम से 172 रन ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम दोनों को जो अंतर होगा कितना होगा 172 रन का होगा। मैक्सिमम पारी और मिनिमम पारी का जो अंतर होगा 172, क्योंकि सवाल में बोला है कि मैक्सिमम पारी मिनिमम से 172 ज़्यादा, मतलब दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 172। क्या आप जरा गौर करिए कि 40 पारी का रनों का जो योग है 2000 है और 38 पारी का रनों का योग लेकर आना है तो कितना आ जाएगा। आप गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। अगर आप 38 में 48 से गुना करते तो 9 2 हो जाएगा, 19 चको 76 और 76 और 15 कितना हो जाएगा 76 और 15 हो जाएगा 91, यानी 912, यानी कि 1824 हो जाएगा। तो आप जरा गौर करिए बाबू कि 40 पारियों को रनों का जो योग है वो 2000 है और 38 पारी को कितना है रनों का योग 1824। तो वो जो 2 पारी आप हटाए थे मैक्सिमम मिनिमम उसका कितना बचेगा। तो 40 पारी में से 38 पारी को घटा देंगे तो वो 2 पारी का बचेगा और कितना बचेगा 19, यानी कि 100 कितना बचेगा 76 बचेगा। यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम पारी को अगर मिला दिया जाए तो कितना रन होता है, मैक्सिमम और मिनिमम को मिला दिया जाए तो 176 रन बनेगा। 176 नहीं समझ पाए आप, कैसे नहीं समझते हैं बाबू, आप समझिए अच्छा से
कि 40 पारियों का औसत 50 था, तो योग कितना हो जाएगा 38 पारियों का औसत कितना 48 है, तो योग 1800 कितना हो जाएगा 24 होगा। तो 40 पारी में से 38 पारी हटा देंगे तो वही 2 पारी बचेगा ना मैक्सिमम मिनिमम, और मैक्सिमम मिनिमम का योग कितना होगा 176। बोलिए दोनों का अंतर 172 दिया हुआ और दोनों का योग 176 दिया हुआ। आपसे पूछा है क्या सवाल में भाई, तो पूछा अधिकतम स्कोर लाना यानी कि बड़ा वाला वैल्यू लेकर आना है। तो अभी जस्ट बताएं किसी भी दो चीजों का अंतर पता रहे वही दोनों का योग पता रहे, बड़ा वैल्यू लेकर आने के लिए जोड़ के 2 से भागा, तो मैक्सिमम आपको लेकर आना है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम लेकर आना है तो जोड़ के भागा दीजिए तो 6 और 2 8 होगा, भागा दिए तो लास्ट में 4 होगा, और लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, लास्ट में 4 आपका एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। खत्म। सवाल को पूरा सोल्व नहीं किया जाता है। देखिए आपके पास ऑप्शन 172, 176, 174 और 348। आपको पता है कि मैक्सिमम लाने के लिए दोनों के जोड़ के 2 से भागा देंगे। बाबू जोड़ेंगे तो 6 2 कितना होगा, लास्ट में 8 होगा, भागा देंगे 2 से तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट बनेगा 4 बनेगा। आप देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन जिसका यूनिट डिजिट 4 है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं, तो एक ही आपका ऑप्शन पॉसिबल है 174। सवाल को पूरा नहीं बनाती है, हर बार हम आपको बताते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हालांकि आप पूरा डिटेल भी बना सकते हैं, इसको जोड़ के 2 से भागा दे सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे। देख रहे हैं आप लोग के सामने, आप लोग के पास भी आवाज जा रहा होगा गाना का, बगल में गाना बज रहा, तो क्या कर सकते हैं बताइए आप। चलिए अगले सवाल में आपका 61 नंबर, 61 नंबर देखिएगा। कहता 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 12 गुना है। एलसीएम जो है एचसीएफ से कितना गुना है, 12 गुना। एलसीएम एचसीएफ से 12 गुना, अगर एचसीएफ 1 होगा तो एलसीएम कितना होगा 12, क्योंकि सवाल ने बोला है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ से कितना गुना, 12 गुना। अगर ये 1 होगा तो कितना होगा, 12 होगा। आगे बढ़िए। उसके बाद कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग 403 है। एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, 403 है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 403 है, और सवाल में अगर हम देखते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना, 12 1 13, तो 13 यूनिट का मान कितने, तो 403। 1 यूनिट का मान लेकर आ जाए कितना हो जाएगा, 13 3 39 और 13 1 13, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 31। अगर आपको 1 यूनिट का मान 31 आ गया तो एलसीएम लाना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 31 गुने 12, ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। अगर एचसीएफ लेकर आना तो एचसीएफ कितना, 1 यूनिट का मान, और 1 यूनिट का मान कितना लेकर आए 31, ये आपका एलसीएम होगा। हालांकि आपसे पूछा है कि अगर एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या 93 है, तो दूसरा संख्या क्या होगा। तो एक रूल होता है बाबू कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होता है, आप इस चीज को ध्यान रखें। बोलिए एलसीएम कितना है, तो एलसीएम 31 गुने 12 है, और एचसीएफ कितना है 31 है, और पहली संख्या दिया हुआ कितना 93, तो दूसरी संख्या पूछा है बी। 31 अगर काटते हैं तो 31 या कितना हो जाएगा 93, 3 से काटें तो 3 चौको 12, 31 चौको 124 हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो उत्तर बनेगा कितना बनेगा 124। आप क्या करें कि यहाँ पर एलसीएम लाने के लिए बहुत सारे बच्चे इसको गुना कर, लेकिन गुना नहीं करें क्योंकि हमको पता है कि कहीं ना कहीं आगे जाके वो कटेगा, इसीलिए मैं गुना यहाँ पर नहीं किया। तो डायरेक्ट आपका जो आंसर होगा आपका दूसरी संख्या बी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। खत्म। अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए देखिए आपके सामने सवाल है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 62। ध्यान दीजिएगा, वर्क एंड टाइम से लिया गया है, लेकिन इसका लैंग्वेज इतना खतरनाक है कि उसको समझना सबसे प्रॉब्लम वाला बात है। लेकिन आइए आपको समझाते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से। लिखा हुआ है पानी टंकी का, ये जो नल है किसी हौज को 20 मिनट में भर देता है, और दूसरा नल उसी हौज को 30 मिनट में भर देता है। ओके, और अब आपसे बोला गया है कि अगर ये 20 मिनट में भर देगा, ये 30 मिनट में भर देगा, तो पहले आप निकाल लीजिए कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना यूनिट होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि इसका एलसीएम लीजिएगा तो 60 है, टोटल वर्क 60 यूनिट।
ये 1 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट में जो काम करता वही इसका क्षमता। तो 1 मिनट में ये 3 यूनिट करेगा और ये 1 यूनिट में कितना करेगा, 2, 1 मिनट में 2 यूनिट करेगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यानी जितना भी वर्क रहता है वो आपका जो एलसीएम आता है वो टोटल वर्क हो जाएगा। एक दिन में 1 मिनट में कितना काम करेगा, पूरा काम करे 20 मिनट तो 1 मिनट में 3 यूनिट और ये 1 मिनट में कितना करेगा, 2 मिनट। आगे सवाल का जो लैंग्वेज है उस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा। देखिए लिखा हुआ है कि यदि कुल समय के 2/5 समय के लिए केवल बी को खोला जाए, यानी कुल समय के लिए कुल समय का 2/5 समय के लिए केवल बी नल को क्या किया जाए, खोला जाए। तो आप यहाँ से मान लीजिए कुल समय का टोटल समय जिसमें का लगा रहता है उसका नीचे वाला होता है। तो कुल समय कितना हो जाएगा, 5। बी कितना देर के लिए खोला, 2 मिनट के लिए। तो टोटल जो आप यहाँ पर टाइम ले लीजिएगा, टोटल टाइम आप लेट कर लीजिए कितना, कुल समय 5 यूनिट। टी यहाँ पर ले लीजिए, टोटल टाइम टी, यानी कि टोटल जो टाइम आप लिए 5t ले लिए, जिसमें 2 के लिए किसको खेला गया है, 2 मिनट के लिए किसको खोला गया है, बी को। तो 20 के लिए कितना आ जाएगा, 2t। और बाकी समय के लिए इसमें सिर्फ बी को खोला गया है और बाकी समय के लिए कितना बचेगा, बाकी समय 3t और इसमें बी और ए दोनों को खोला गया। तो अब टोटल टंकी भरने में क्या समय लगेगा, यही मेन चीज़ है। अगर इस चीज़ को आप समझ गए तो सवाल समझ गए, सवाल का जड़ है। फिर से एक बार प्रयास कीजिए। कुल समय कितना मान लिए, 5t और बोला कुल समय का 2/5 भाग बी चलता है। तो कुल का 2/5 लीजिएगा तो 2t आ जाएगा, ये बी के लिए। और बाकी समय कितना बच गया, 5t में से 2t अगर बी चलेगा तो 3t कौन चलेगा, बी और ये दोनों साथ में चलेगा। अब बताइए अगर बी को 2t मिनट हम चलाएंगे और 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है, तो 2 हाँ ये बी है। बी 1 मिनट में कितना, 2 यूनिट भरता है। तो 2t मिनट में कितना भरेगा, 2 दूनी कितना, 4 यूनिट भरेगा, यानी कि 4t भर देगा, कौन, बी भर देगा। ध्यान से समझिएगा, बोला गया है कि पहले किसको खोला गया, बी को। कितना समय के लिए, 2t समय के लिए। और 1 मिनट में कितना यूनिट भरता है, 2 यूनिट। तो 2t मिनट में कितना भरेगा, 2 दूनी 4t भर देगा पानी, ये बी। और 3t समय के लिए बी और ये दोनों को खोला गया। तो बताइए 3t के लिए तो दोनों मिल जाएगा, तो 1 मिनट में 3 और 2 5 भरेगा। तो 3t मिनट में कितना भरेगा, 5 दिया 15t भर देगा, यानी कि इतना ई भर देगा, इतना ये भर देगा। टोटल टंकी भर गया। टंकी का क्षमता कितना था, 60। अरे आप देखिए ना कैसे आप देखते हैं, बी अकेले भरा 4t और बाकी जो बचा हुआ था कौन भर दे, ए और बी भर दिया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल टंकी भर जाए कितना यूनिट का, 60 यूनिट का। यहाँ से आप निकाल सकते हैं 19t का जो वैल्यू होगा वो 60 होगा, t का वैल्यू कितना होगा, 60/19 होगा। आपसे कुल समय पूछ रहा था, कुल समय आप कितना माने, 5t। बस t का वैल्यू रख दीजिए 5t, t का वैल्यू कितना लाएं, 60/19, 60/19। यानी यहाँ पर लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 300/19। काटा पीटे में चाहिएगा तो कितना होगा, 19 से कम 19 कटेगा और 19 × 5 = 95, 15.5/19 इस सवाल का उत्तर होगा। आपका ऑप्शन नंबर ये 15 होगा, 15.15/19। तो इस तरह से सवाल को बनाया जाता। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। आप एक बार वीडियो को रिपीट करके भी देख लीजिएगा इसको। अगले सवाल पे चलते हैं। 62 के बाद 63 पे आ जाइए। कहता एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को पार करने में 10 सेकंड लेती है। एक ट्रेन जो है बिजली के खंभे को पार करने में कितना सेकंड लेती है, 10 सेकंड लेती है। और आगे बढ़िएगा तो कहा गया है 10 सेकंड का समय लेती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड लेती है।
250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड लेती है? 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड लेती है। हालांकि इस सवाल को ट्रेडिशनल मेथड से बनाया जा सकता है तो उसमें ज़्यादा समय लग जाएगा। आपको ये डायरेक्ट शॉर्ट बताते हैं बहुत ही कम समय में। जब ये रेलगाड़ी, ध्यान दीजिएगा, हालांकि पूछा क्या गया है इसमें, तो रेलगाड़ी का चाल लेकर आइए तो बहुत जल्दी बन जाएगा। जब ये रेलगाड़ी इस खंभा को पार कर रही होगी तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करिएगा कि जब ये रेलगाड़ी इस खंभा को पार करेगी तो इसके द्वारा तय की गई खुद अपना लंबाई होगा। क्योंकि अगर रेलगाड़ी किसी भी प्लेटफॉर्म को, व्यक्ति को, अपने से बहुत नगण्य छोटा वस्तु को अगर पार करता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी जो होता है खुद का लंबाई होता है। तो जब ये रेलगाड़ी इस खंभा को पार कर रही होगी तो इसके द्वारा तय की गई दूरी खुद का लंबाई होगा। और खुद का लंबाई पार करने में कितना सेकंड समय लेती है? 10 सेकंड। कितना सेकंड लेती है? 10 सेकंड। यानी खुद का लंबाई, अरे कैसे आप समझ रहे हैं? समझिए अच्छा से, दिमाग को फ्रेश करके यहाँ रखिए। जब ये रेलगाड़ी इस खंभा को पार करेगी तो खंभा को पार करती है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी खुद इसका लंबाई होगा। तो जब ये रेलगाड़ी खंभा को पार करेगी तो अपना लंबाई को पार कर रही है, तो अपना लंबाई को पार करने में कितना सेकंड लगा? 10 सेकंड लगा। और जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपना लंबाई भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म को भी लंबाई पार करेगी। जब ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इस स्थिति में अपना लंबाई भी पार करेगा, प्लेटफॉर्म को भी लंबाई पार करेगा। और अपना लंबाई प्लेटफॉर्म को लंबाई पार करने में टोटल कितना सेकंड लगता है? 15 सेकंड। और ये चीज हम जानते हैं कि सिर्फ उसको अपना लंबाई पार करने में कितना सेकंड लगता है? 10 सेकंड। तो दोनों को लंबाई पार करने में 15 सेकंड लगता है और उसको सिर्फ अपना लंबाई पार करने में 10 सेकंड लगता है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड लगा होगा? तो 5 सेकंड। 5 सेकंड। प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड लगा? 5 सेकंड। आप बताइए प्लेटफॉर्म लंबा कितना है भाई? 250 मीटर लंबा है और इसको 5 सेकंड में पार किया होगा तो चाल नहीं आ जाएगा? बताइए, चाल बराबर दूरी बटा समय, 5 × 25 यानी कि 50 मीटर प्रति सेकंड इस सवाल का क्या होगा? उत्तर। हालांकि इसका जो आंसर दे रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में दे रहा है, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18 बटा क्या चीज़ से करते हैं? 5 से 5 कट जाएगा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। खत्म। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप डायरेक्टली सोच सकते हैं। हालांकि इस सवाल में पेन कॉपी की जरूरत भी नहीं था। आप देखते हैं कि प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड लेती है और खुद लंबाई पार करने में 10 सेकंड लेती है। तो अपना लंबाई पार करने में 10 सेकंड, प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड। जब प्लेटफॉर्म को पार करेंगे तो अपना लंबाई भी पार करेगा, प्लेटफॉर्म को भी पार करेंगे। तो अपना लंबाई हटा देंगे तो 5 सेकंड बचा और वो 5 सेकंड किसके लिए? प्लेटफॉर्म के लिए। 5 सेकंड में 250 मीटर, तो बताइए चाल बराबर दूरी बटा समय 50 मीटर पर सेकंड। 50 मतलब 180 किलोमीटर पर घंटा आपका क्या होगा? आंसर। तो मेंटली भी इस सवाल को आप सोल्व कर सकते थे। 63 के बाद 64 पे आ जाइए। 64 कहता है कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं का कितना हो जाता है? 3 गुना होता है। यानी कोई भी राशि है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 8 साल में अपने का कितना होता है? 3 गुना हो जाता है। अपने का क्या होता है? 3 गुना होता है। तो कहता वही राशि कितना साल में 243 गुना हो जाएगा। सवाल बहुत ही आसान है। आप देखिए कि अगर 3 से कितना हो रहा है? 243, तो कितना पावर लेगा? अगर 3 गुना से 9 हो रहा है, 9 मतलब पावर कितना लेगा? 2 लेगा। तो पावर 2 लेगा तो समय में 2 से गुना होगा। मतलब ये होगा कि अगर 3 से 9 गुना हो रहा है तो समय कितना लगेगा? 16 साल लगेगा। जैसे कहने का मतलब 8 साल में 3 गुना हो रहा है तो 9 साल होने के लिए कितना लगेगा? 3 × 3 यानी कि 3 का स्क्वायर 3 × 3। तो समय भी क्या हो जाएगा? 8 साल में 3 गुना। तो फिर अगले 8 साल में कितना होगा? 3 गुना। मतलब 9 गुना होने में कितना लग जाएगा? 16 साल लग जाएगा। उसी प्रकार आप यहाँ पर बताइए बाबू कि 3 गुना था, 8 साल में 3 गुना हो जाता है तो कितना साल में 243 होता है? 243 को आप देखिए तो कहीं न कहीं 3 के पावर कितना है? 5 है। 3 के पावर 5 है। कहने का मतलब ये हुआ कि 8 साल में जब 3 गुना हो गया तो 243 गुना होने के लिए
3 गुने 3 गुने 3 गुने कितना बार होगा? 5 बार होगा। 3 गुने 3 गुने कितना बार होगा? 5 बार होगा। 3 इंटू 3, हालांकि इतना आपको लिखना नहीं है, 5 बार होगा। बताइए 3 गुना होने में 8 साल लगा, फिर 3 गुना में 8 साल, 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 यानी कि बताइए कि 8 साल 8 साल 8 साल 8 साल कितना लग जाएगा? 40 साल। तो आपको इतना नहीं करना है, सीधा आपको करना है कि बताइए 3 से 243 गुना होने में 3 का पावर कितना ले रहा है? 5 गुना। तो समय में सीधा 5 से गुना कर दीजिए, 8 5 40। इस सवाल का जो उत्तर होगा 40। खत्म। आगे 64 के बाद 65 पे आ जाइए। बोला है किसी धनराशि 4 साल में 33.1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 350 रुपया है। समय आपका कितना लिखा हुआ है? 4 साल। रेट आपका 33.1/3% दिया। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखिएगा तो 1/3 आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 350 रुपया है। 350 रुपया आपको अमाउंट दिया हुआ है। तो नहीं 33.1/3% दर से अमाउंट नहीं दिया, ये ब्याज दिया हुआ, ये ब्याज CI दिया हुआ। तो आपसे मूलधन पूछा। आप बताइए कि अगर रेट आपको 1/3 है तो ये नीचे वाला क्या होता है? मूलधन होता है, और ऊपर वाला क्या होता है? ब्याज है। मतलब यह है कि 3 रुपया मूलधन है तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 4 रुपया हो जाएगा 1 साल में। लेकिन समय आपको टोटल कितना दिया? 4 साल। तो पुनः 3 रुपया लगाएंगे तो फिर 4 रुपया हो जाएगा, 3 रुपये लगाएंगे तो फिर 4 रुपये हो जाएगा, पुनः 3 रुपये लगाएंगे तो फिर 4 रुपये, क्योंकि टाइम जो आपको टोटल कितना दिया हुआ? 4 साल। हालांकि आप डायरेक्ट पावर भी कर देते 4, तो वहाँ से भी हो सकता है। अब बताइए यहाँ पर 3 का पावर 3 गुना करें तो कितना होगा? 81, और ये 4 का पावर 4 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 256। यानी यहाँ से आप CI देखिए तो कितना आ जाता है? CI, तो यहाँ से CI आपको आ जाएगा 256 में से 81 जगह 6 में से 1 गया, आपको कितना बनेगा? 5 बनेगा। और यहाँ बन जाएगा कितना? 15 में 60 जाएगा कितना? 7 बनेगा। और यहाँ पर बन जाएगा कितना? 1 बन जाएगा। यानी यहाँ जो CI बन रहा है 175 बन रहा है। सवाल में 350 दिया हुआ है, तो 175 यूनिट का जो मान हो जाएगा वो 350 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2। मूलधन आपसे पूछ रहा है तो मूलधन कितना? 81, तो 81 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 162। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 162 हुआ। खत्म। चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको लिखा हुआ बाबू, हालांकि देखते के साथ मुझे मानिए आंसर मार सकते थे कि PQ 5 है, QR 12 है और एक को 90 डिग्री है, तो 5 12 13 होगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा 13 होगा। हालांकि आप देख लीजिए, कहता है एक समकोण त्रिभुज है और एक समकोण त्रिभुज में PQR, Q जो है ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। और उसके बाद आपको दिया हुआ PQ का 5 है, PQ ये 5 है, ER PQR है और QR कितना? 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? 13। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा 13, और कुछ नहीं करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए। 67 प्रोबेबिलिटी से है। आइए सीखते हैं। 2 पासा को एक बार फेंका जाता है तो ऊपर आने वाले अंकों का योग 9। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 68 नंबर सवाल को एक बार देखिएगा। आपके सामने लिखा हुआ है, कहता है कि 68 नहीं 67। चलिए, कहा गया है कि 2 पासे को एक साथ फेंकने पर ऊपर आने वाले संख्याओं को योग जो है 9 होना चाहिए, तो कितना संभावना बनेगा? तो आप इस चीज को गौर करिएगा बाबू कि अगर आप 2 पासा को फेंकते हैं तो 2 पासा फेंकने पर टोटल जो संभावना होता है आने का, ये टोटल कितना होता है? तो हर पासा में 1 से 6 अंक तक डिजिट अंकित होता है कि 1 2 3 4 5 6। दूसरा पासा में 1 से कितना अंक तक अंकित होगा? 6 तक होगा। तो आपका जो टोटल संभावना आने का होता है पॉसिबिलिटी, वो होता है 6 × 6 36। अगर एक पासा रहता है तो 6 पॉसिबिलिटी वैल्यू आने का होता है,
अगर 2 पासा रहता है तो 6 गुने 6 36 होता है, और 3 पासा रहता है तो 6 गुने 6 गुने 6 कितना होता है 216। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 2 पासा है तो 6 गुने 6 यानी कि 36 वैल्यू आने का क्या है पॉसिबल, यानी कि 36 अलग अलग तरह से चीज़ें यहाँ पर क्या हो सकता है आ सकता है, यानी संभावना 36 बनेगा। लेकिन आपसे बोला गया है कि अगर दोनों पासा फेंकेंगे तो ऊपर में 9 आने का, ऊपर में जो अंकों का योग है वो 9 आने का कितना पॉसिबिलिटी बनेगा, यही आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आप बताइए अगर 2 को पासा फेंकिएगा तो ऊपर में अंकों का योग जो है वो 9 आने का संभावना कब बनेगा, जब पहला पासा में कितना आ जाए 3 आ जाए, और दूसरा पासा में कितना आ जाए 6 आ जाए, तो यहाँ से भी 9 पॉसिबल है। या पहला पासा में 6 आ जाए और दूसरा पासा में 9, दूसरा पासा में कितना आ जाए 3 आ जाए, तो यहाँ से भी 9 पॉसिबल है। अगला में पहला पासा में 5 आ जाए और दूसरा में 4 आ जाए, तो यहाँ भी 9 पॉसिबल है। फिर फर्स्ट में 4 आ जाए, सेकंड में कितना आ जाए 5 है, तो यहाँ भी 9 पॉसिबल है। मतलब मिला जुला कर आप देखिएगा कि 4 कंडीशन में जो है वो पासा को फेंकने पर ऊपर वाला अंकों का जो योग है वो 9 आना पॉसिबल है। आप बोलिए सर 7 और 2 भी तो 9 होता है, 7 और 2 भी तो 9 होता है, एक पासा में 7 आ जाए एक पासा में 2 आ जाए। तो आप बताइए आप ऐसा कहीं पासा देखें जिसमें 7 तक डिजिट अंकित हो? नहीं। तो ये हमें नहीं लेना है, हमको जो भी लेना है तो 1 से 6 तक में ही नंबर लेना है, और 1 से 6 तक में लीजिए तो 3 6 6 3 5 4 और 4 5, यानी कि 4 पॉसिबल वैल्यू आएगा जिसमें अंकों का योग है 9 आ जाए। बताइए 4 को पॉसिबल वैल्यू है टोटल कितना में 36 में, यानी यहाँ पर वो पॉसिबल, यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा 1/9, बस खत्म। तो इस तरह का सवाल का जो आंसर बनेगा कितना बनेगा 1/9 बनेगा। अगला क्वेश्चन 68 पे चलिए। 68 नंबर सवाल आपको बोल रहा है, बहुत अच्छे से समझिएगा कि नदी के किनारे पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति दूसरे किनारे पर खड़े एक ब्रिज के चोटी को देखता है। जिस तरह से सवाल बोलेगा स्टेप बाय स्टेप आपको आगे करना है। कहा गया कि नदी के किनारे पर खड़ा एक व्यक्ति दूसरे किनारे पर खड़े एक ब्रिज को देखता है। आप बताइए नदी के किनारे पर एक व्यक्ति खड़ा है, ये किनारा है, और ये आपका दूसरा किनारा है, और दूसरा किनारा पर एक ब्रिज को देखता है। क्या चीज को देखता है? ब्रिज को। यहाँ पर आदमी है, ये फर्स्ट किनारा, और ये दूसरा किनारा पर एक ब्रिज है, और ये जो आदमी इस ब्रिज को क्या करता है? देखता है, और इसके आंख पर जो उन्नयन कोण है ये कितना डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। अब आपसे बोला गया है कि किनारे से 36 मीटर और अधिक दूर जाने पर, किनारा यहाँ पर है तो किनारा से 36 मीटर और अधिक दूर जाने पर, तो 36 मीटर जाएगा इधर ही जाएगा, इधर तो नहीं जाएगा, नदी में तो नहीं ना हिल जाएगा, नदी में हिल जाएगा तो डूब न जाएगा। तो ये 36 मीटर और दूर जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 36 मीटर जाता है तब जो इसका आँख का जो उन्नयन कोण है इस पेड़ के चोटी से कितना डिग्री का हो जाता है? 30 डिग्री का हो जाता है, 30 डिग्री का हो जाता है। कितना का? 30 डिग्री का। तो आपसे पूछा गया है कि आप बताइए पेड़ का हाइट निकालना है, सॉरी नदी का चौड़ाई कितना, ये चौड़ाई का बात किया गया, इसका चौड़ाई लेकर आइए। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया हो कितना? 36। इस सवाल को बनाने के लिए एक सिंपल फंडा है कि कभी भी अगर आपको 60 और 30 में रिलेशन दिया रहेगा तो ये होता है 1 और ये होता है वैल्यू 2 और ये होता है कितना? √3। ये 1 होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? 1 होगा, और यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट होगा, और ये हाइट अगर बोले तो कितना यूनिट होगा? √3 यूनिट होगा। तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 2 यूनिट होता है और सवाल में दिया 36 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान 36, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 18, और सवाल में 1 यूनिट का मान पूछ रहा है क्योंकि नदी का चौड़ाई यही है, और नदी का चौड़ाई कितना यूनिट है? 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 18 लाएं, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 18 होगा। बस 2 से 3 सेकंड का, आप ही बताइए कितना सेकंड का सवाल था? मात्र 5 सेकंड 10 सेकंड, इससे ज्यादा लगने वाला नहीं है। अगर आप इसको डिटेल से देखना ही चाहते हैं तो आप इस चीज को समझिएगा, अच्छे से प्रयास करेगा। मैं आपको एक चीज बताया था कि अगर कभी भी ये राइट एंगल ट्रायंगल में 30, 60 और 90 पे रिलेशन देता है तो 1√3 और कितना होता है? 2 होता है।
कहने का मतलब ये होता है कभी भी 30 और 60 90 में रिलेशन होता है तो 30 के सामने वाला साइड को 1 लेंगे, 60 के सामने वाला साइड को √3 लेंगे और 90 के सामने वाला साइड को 2 लेंगे। तो आप इस त्रिभुज में चलिए, छोटकू में चलिए, सॉरी बड़ा में चलिए बड़ा में चलते, आप किस में चलिए, बड़ा में चलिए, बड़कू में चलिए। तो बड़कू अगर त्रिभुज को आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 30 डिग्री है और ये ऊपर वाला कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो 30 के सामने वाला साइड कितना होगा, 1 होगा और ये 60 के सामने वाला साइड कितना होगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, √3 होगा। यहाँ तक तो आप समझ गए। ये छोटू वाला में भी नहीं कूदिए, बड़ा वाला त्रिभुज में कूदिए, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज में। तो 30 के सामने कितना होगा, 1 होगा। अरे पूरा 90 डिग्री, पूरा 180 डिग्री होता है ना, ये 90 है, ये 30 है तो कितना होगा, 60 है। तो 30 के सामने 1 होगा, 90 के सामने 30 के सामने 1 होगा, ये 60 है, 60 के सामने कितना होगा, √3 होगा। आगे बढ़िए। तो 30 वाला तो कहानी हो गया। अब 60 के सामने चलते हैं। आप एक चीज़ बताइएगा कि अगर ये रेशियो है और अगर इसमें आप 2 से गुना करते हो तो ये पूरा रेशियो चेंज हो जाएगा। 2 यहाँ पे 2 √3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। अगर आप इसमें √3 से गुना करते हैं तो पूरा रेशियो में आपको √3 से गुना करना पड़ेगा। तो आप बताइए 60 के सामने अगर देखें तो 60 के सामने √3 होता है, लेकिन यहाँ पर तो 1 लिखा हुआ है। तो 60 के सामने ये √3 होता है और यहाँ पर 1 है, तो इसको आपको √3 बनाना पड़ेगा। लेकिन आप अगर इसको चेंज करिएगा तो इसके साथ रेशियो कौन आएगा, ये आया है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। आप बताइए अगर आप 1 में √3 से गुना करें तो ये पूरा रेशियो चेंज हो जाएगा ना। तो इसीलिए अगर 60 के सामने इसको √3 बनाना चाहते हैं तो इसको √3 से गुना करना पड़ेगा। तो इस वैल्यू को भी आपको चेंज करना पड़ेगा √3 से गुना करके, अब जाके सेटिस्फाइड होगा। तो 60 के सामने √3 और ये बनेगा कितना, 30। 30 के सामने कितना हो जाएगा, 1। ये √3 गुने √3 कितना होगा, 3। यहाँ से यहाँ तक आपका मान 3 आ गया है और ये वाला वैल्यू कितना, 1 है, इसका वैल्यू नहीं आएगा, 2। तो आपको इतना ओल झोल करने की कोई जरूरत नहीं, बेहियात है सीधा। अगर 60 और 30 में रिलेशन देगा तो 1 2 3 और महालेक्टो फ्री, बस खत्म। इतना सा काम करना। 2 यूनिट का मान 36 दे ले, 1 यूनिट का मान पूछा 18। इस सवाल का जो उत्तर हो कितना होगा, 18। बस अगले सवाल पे चलिए जल्दी से। ये आपका रहा 68 नंबर क्वेश्चन। चलिए 69 को देखिए फटाक से। बोला है एक समबाहु त्रिभुज के अंदर, एक समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर एक बिंदु से तीनों भुजा पर लंब डाला गया। तीनों भुजा पर क्या डाला गया, लंब डाला गया। कहीं भी बिंदु, ये कोई फिक्सेक्स नहीं बिंदु है, त्रिभुज के अंदर सिर्फ बिंदु है। कहीं भी बिंदु से प्रत्येक भुजा पर लंब डाला गया। इसका मान लेते हैं प्रत्येक भुजा पर क्या डाला गया, लंब डाला गया। L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, L3। और तीनों लंबों का जो लंबाई है वो दिया गया, लंबों की लंबाई दिया हुआ है। इसका L1 बराबर 2 √3 है, L2 बराबर 3 √3 है और L3 बराबर कितना है, 5 √3 है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस त्रिभुज का परिमाप लेकर आइए। समबाहु त्रिभुज का क्या लेकर आना है, परिमाप लेकर आना है। इसका सिंपल सा एक फंडा है, आपको क्या करना है इस सवाल को बनाने के लिए। समबाहु त्रिभुज में किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर से एक बिंदु से प्रत्येक भुजा पर डालेगा, बिंदु कहीं भी होना चाहिए, प्रत्येक भुजा पर डाले गए लंबों के लंबाइयों का योग, यानी कि लंबों के लंबाइयों का योग कहने का मतलब L1 प्लस L2 प्लस L3। लंबों के लंबाइयों का जो योग का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 गुने भुजा। यानी योग का फॉर्मूला जो होता है, किसका योग, तो लंब के लंबाइयों का जो योग होता है, लंबों के लंबाइयों का जो योग होता है उसका फॉर्मूला तो √3/2 गुने भुजा। तो आप बताइए यहाँ से भुजा नहीं निकल जाएगा, लंबों के लंबाइयों को योग करेंगे तो L1 प्लस L2 प्लस L3 जोड़ दीजिए, 2 और 3 कितना, 5 और 5 5 कितना, 10। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 √3 और इधर है कितना, √3/2 गुने भुजा। क्या आप √3 से √3 कैंसिल करिए तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, 20। और समबाहु त्रिभुज का भुजा अगर 20 आता है तो परिमाप बराबर होता है 3 गुने भुजा और 20 दिया कितना होगा, 60। खत्म। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना होगा बाबू, 60 होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। बस इसको ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में अंदर कहीं भी बिंदु से प्रत्येक भुजा पर अगर लंब डालता है तो लंबों के लंबाइयों को योग बराबर होता है √3/2 गुने भुजा। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला सवाल और लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 70 कहता एक विद्यालय में 1500 छात्र है
और छात्र है जिनके आगमन है जो अनेकों प्रकार से है। मतलब 1500 छात्र है जो विद्यालय कोई साइकिल से आता है, कोई पैदल आता है, कोई कार से आता है, कोई बस से आता है। उसका डायग्राम दिया हुआ ये 30 डिग्री है और ये है 120 डिग्री और ये है 60 डिग्री और ये है आपका 150 डिग्री। कहता है कि ये बस से आता है और ये आता है आपका वाल्क यानी कि पैदल आता है, और ये आता है साइकिल से, और ये आता है कार से। तो आप बताइए कि साइकिल से आने वाला कितना स्टूडेंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी चीज़ों को आप ऐसे देखिए कि टोटल स्टूडेंट यानी कार, टोटल स्टूडेंट पैदल, बस, साइकिल और कार से टोटल स्टूडेंट कितना आता है 1500। और यहाँ पर आप देखिएगा डायग्राम के अनुसार तो टोटल स्टूडेंट अगर यहाँ पर देखिए पैदल तो कितना 30, बस से कितना तो 120, साइकिल से कितना तो 60 और कार से कितना तो 150। यानी यहाँ पर सवाल के अनुसार दिया कि टोटल स्टूडेंट 1500 आता है पढ़ने के लिए। और यहाँ पर आप देखिए तो टोटल स्टूडेंट कितना 360 डिग्री की इक्वल है। तो 360 डिग्री का वैल्यू जो होगा 1500 यूनिट 1500 के बराबर होगा। तो 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1500/360। और आपसे पूछा है किसका वैल्यू कि साइकिल से कितना स्टूडेंट आता है। साइकिल से तो साइकिल द्वारा कितना स्टूडेंट आता है तो 60 डिग्री के बराबर, तो 60 यूनिट का मान लेकर आना है। 6 छक 36 कट जाएगा, 6 टाइम में 6 से करिएगा तो कितना मरतबे कट जाएगा 25 छक 150, यानी कि आपका जो आंसर होगा 250। यानी 250 ऐसा स्टूडेंट है जो साइकिल से पढ़ने आता है। तो आज तक कितना ही। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा आपको लगा, इससे थोड़ा सा भी आपको फायदा होगा, तो वीडियो को आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर 5 में, और तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।